Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 7 of class 6 geography, and the chapter's name is Our Country India. So today in this chapter we are going to study about our country, that is India. So in this chapter we will study the physical features of our country, its location, who are its neighbors, how many countries are there, so things like that. So do you guys know that India is the 7th largest country in the world in terms of its geographical area? Means there are only 6 countries which are larger than India in terms of geographical area. And those 6 countries which are larger than India are Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, and then comes our India, which is the 7th largest country. So अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया जो है वो जियोग्राफिकली काफ़ी बड़ी कंट्री है, बट क्या आपको पता है कि इंडिया में फिजिकल फीचर्स जो हैं, जैसे कि हमने लैंडफॉर्म्स वगैरह पढ़े थे पिछले चैप्टर में, हिमालयाज वगैरह, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब चीज़ें ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी डाइवर्स है कंट्री हमारी इंडिया इस मामले में भी. सो नॉर्थ में जो है हमारी कंट्री हिमालय से घिरी हुई है, वेस्ट में अरेबियन सी से घिरी हुई है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरी हुई है इंडिया, एंड साउथ की अगर हम बात करें तो जो हमारा पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है. यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ में ये रहे हमारे हिमालयास, इधर पे ये वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन. अब यहाँ पे एक वर्ड आया पेनिनसुला. आप सोच रहे होंगे पेनिनसुला क्या है? तो पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 तरफ से, जैसे मान लो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 3 तरफ से जो है वाटर से घिरा हुआ होता है. तो यहाँ देखो, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, ये जो हमारे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं, पानी से. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एरिया एज इंडियन पेनिनसुला. अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री है जियोग्राफिकली, बट इसका एरिया कितना है? तो जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, सो यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज आवर कंट्री इज. जो नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है अगर हम देखें, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अगर हम देखें, तो वो है 3200 किलोमीटर का, राइट. एंड अगर हम ईस्ट से लेके वेस्ट तक का डिस्टेंस देखें, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का है, तो वो है 2900 किलोमीटर, राइट. सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी कंट्री इंडिया है इसमें डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स हैं. यहाँ आपको माउंटेन्स भी मिलेगा, यहाँ आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, प्लेट्यू भी आप यहाँ देख सकते हो, कोस्ट, आइलैंड्स, यहाँ आपको काफ़ी तरह के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे. एंड सिर्फ लैंडफॉर्म्स में ही इंडिया डाइवर्स नहीं है, यहाँ का क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वो भी काफ़ी डाइवर्स है. मतलब क्लाइमेटिक वाइज भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है. वेजिटेशन में भी काफ़ी डाइवर्स है. वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी है. ऑलमोस्ट 19,500 लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में बोली जाती हैं. सो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है लैंग्वेज वाइज एंड कल्चरल भी. सो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम क्या हैं, एक हैं. अब हम कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट हम क्या कहते हैं अपने आप को? हम क्या कहते हैं? हम इंडियन हैं. तो इसीलिए इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एकदम यूनाइटेड हैं. और ये यूनिटी जो है ये हमको एज अ नेशन जोड़ती है, बांध के रखती है. अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है आफ्टर चाइना. मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है? चाइना. एंड उसके बाद 2nd नंबर पर कौन सी आती है? हमारी कंट्री इंडिया. एंड अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में 120 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं. बट अगर रिसेंटली अभी 2021 या फिर 2020 की बात करें तो लगभग 136 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं. तो ये तो 10 साल पुरानी बात है कि 120 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, बट अभी 10 साल में बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है. अभी लगभग 136 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री में. अब हमने कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, याद है आपको, चैप्टर 2 में, कि ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसकी लोकेशनल सेटिंग क्या है, वो किस लोकेशन पे पाया जाता है.
वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, कितने डिग्री लेटीट्यूड से कितने डिग्री लेटीट्यूड पर सिचुएटेड है, ठीक है। हमने एक इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पर लाई करता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में पास करता है, ठीक है। मतलब एक्यूरेट हाफ में पास नहीं करता, बट लगभग हाफ में इसको पास करता है। जैसे यहाँ देखो, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली डॉटेड लाइन, ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शो कर रही है, एंड ये हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के मेन लैंड के लोकेशन के बारे में। अब मेन लैंड मतलब ये जो आपको दिख रहा है कलरफुल जहाँ पे स्टेट शो की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये हमारा पूरा मेन लैंड है, ठीक है। उसके बाद भी ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड आते हैं, ये भी इंडिया का पार्ट है, बट मेन लैंड हमारी ये है, ठीक है। तो ये जो मेन लैंड है वो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। एंड अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया जो है एक्सटेंड करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो हेयर from south to north, mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude, and from west to east, India extends between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude. अब हमने सेकेंड चैप्टर में एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, मीन्स हमारा इक्वेटर होता है, ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा इंडिया जो है वो हम इस वाले पार्ट में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा 0 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो भी दूसरे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि है वेस्ट हेमिस्फेयर एंड ईस्ट हेमिस्फेयर। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ओके, सो लेटीट्यूड वाइज it lies in northern hemisphere and longitude wise it lies in eastern hemisphere. अब सेकेंड चैप्टर में हमने एक और चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा कि 15 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करती है कितने टाइम में, 1 आवर में, ठीक है। सो इट टेक्स 1 आवर टू रोटेट 15 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब हर 1 डिग्री पर अगर हम 1 डिग्री लेटीट्यूड से 2 डिग्री लेटीट्यूड पर भी जाएंगे तो 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। बट अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो हमारी जो कंट्री है इंडिया वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो गया, ये लगभग 29 डिग्रीज का डिफरेंस हो गया, राइट। एंड अगर 29 डिग्रीज का डिफरेंस है तो यहाँ पे इसके टाइम में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब कैसे देखेंगे कितना डिफरेंस है, देखो 29 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री कितने टाइम में रोटेट होता है, 4 मिनट में, ठीक है। इसका मतलब लगभग यह आया 116, ठीक है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स का जो है डिफरेंस आ रहा है। 2 आवर्स कितना होता है, 120 मिनट, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है हमारा टाइम में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इतने ज़्यादा टाइम के डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम चाहिए जो कि हम हमारी पूरी कंट्री फॉलो कर सके, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, वो वाला टाइम है जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है, ठीक है। तो जो भी टाइम 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हो रहा होगा वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। एंड इस वाले लॉन्गिट्यूड को 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। तो अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार।
So these are the 7 countries with which India shares its land boundary. But there is one more country, actually 2 more countries with which India shares its sea boundaries. तो वो है ये हमारे आइलैंड नेबर्स हैं हमारे, जो कि है श्रीलंका एंड मालदीव्स, राइट। तो ये जो है आइलैंड कंट्रीज हैं एंड ये हमारे 2 नेबर्स हैं। अब यहाँ देखकर बताओ कि कौन कौन सी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी सी बाउंड्रीज नहीं है, मतलब वो सी से टच नहीं हो रही। तो वो कौन कौन सी है? यहाँ पे अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ बांग्लादेश तो देखो सी से टच हो रहा है, यहाँ पे भी ये सी से टच हो रहा है। चाइना भी जो है अगर आप यहाँ कहीं देखोगे पूरे वर्ल्ड मैप पे तो वो भी सी से टच हो रहा है। तो मेन ये 3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान, जो कि सी को टच नहीं कर रहे हैं हमारे नेबर में। अब इंडिया जो एंड श्रीलंका है वो एक पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट वो नैरो पीस ऑफ सी होता है जो कि 2 बड़ी सीज को जो है मिलाता है, ज्वाइंट करता है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल एंड पाक बे है जो कि किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? इस पाक स्ट्रेट के थ्रू जो जुड़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये पाक स्ट्रेट जो है वो हमारे इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे इन लोगों ने अभी अपडेट नहीं किया तो यहाँ पे इन लोगों ने 29 ही लिखा हुआ है, बट 2021 में जो है हमारी 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पहले जो जम्मू एंड कश्मीर हमारी एक स्टेट होती थी, अब वो यूनियन टेरिटरीज का पार्ट बन चुकी है। एंड हमारी जो नेशनल कैपिटल है वो है दिल्ली। एंड ये जो हमारी स्टेट्स हैं वो मेनली लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनाई गई हैं, ठीक है। इन्हें जो डिवाइड किया गया उनके लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया है। नाउ लेट्स सी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है एंड इन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? हिमालय। हिमालय मीन्स हिम प्लस आल्या। तो हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, एंड आल्या मीन्स कि जैसे घर। तो एक तरह से ये जो है हमारे जो माउंटेन्स हैं ये बर्फ का घर है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हिमालयाज। एंड ये जो हिमालयाज हैं ये 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किए गए हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज की उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। ये वाले जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो इन्हीं रेंजेस में लाई करती है, ठीक है, हिमाद्री में। उसके बाद मिडिल हिमालयाज जिन्हें हम हिमाचल भी कहते हैं, एंड जो सदर्न मोस्ट रेंज है वो है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंजेस। तो इन 3 रेंजेस में हमारे हिमालयाज जो है वो बटे हुए हैं। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये मेन 3 रिवर्स जो कि हैं इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज के कारण बने हैं। तो ये सारी नदियां एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज के कारण क्या हुआ? एलुवियल डिपॉजिट किया एंड जिस वजह से ये हमारे प्लेन्स फॉर्म हुए। अब एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? अब हमें पता है जो हमारी नदियां हैं वो पहाड़ों से बह के आ रही हैं, तो वो अपने साथ कुछ मटेरियल जो है अपने साथ लाती हैं, पहाड़ों को इरोड करते हुए अपने साथ कुछ मटेरियल लाती हैं। तो वो जो बहुत फाइन सॉइल्स वगैरह होती है ना जो रिवर अपने साथ लाता है, वो क्या करता है? वो अपने नीचे आते आते वो अपने रिवर बेसिन्स जो होते हैं उनमें वो डिपॉजिट करता जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरी वो होती है जो कि या तो कोई रिवर या तो स्ट्रीम जो कि मेन रिवर में जाके मिल जाता है। मतलब जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो हमारे रिवर्स हैं वो समुद्र में जाके मिलते हैं, बट ये जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये वो छोटे छोटे रिवर्स या फिर स्ट्रीम होती हैं जो किसी और नदी में जाके मिल जाती हैं। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारी गंगा रिवर है, तो इसमें यहाँ पे देखो ये ब्लू ब्लू लाइन्स है ना, ये जो नदियाँ आके गंगा में मिल रही हैं, तो ये सारी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। अब क्योंकि फर्टाइल हैं तो यहाँ कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छी होगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की वो इन नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। इसीलिए हमारा ये जो यूपी वाला एरिया वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, राइट। अब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, ये दिख रहा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है और ये बहुत ही गर्म जगह है। एंड यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी कम है। यहाँ मतलब बहुत ही डिफरेंट तरह के आपको पेड़ पौधे देखने मिलेंगे जैसे कि कैक्टस वगैरह, तो जो नॉर्मली हमारे दूसरे एरियाज में नहीं होते। तो यहाँ एकदम सूखा सूखा एंड ड्राई ड्राई सब कुछ है। एंड इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट्स में से एक है, ठीक है।
अब नॉर्दर्न प्लेन के नीचे क्या आता है, वो आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप में है और ये बहुत ही अनइवन है, मतलब कि ऐसा नहीं एकदम समतल एकदम फ्लैट हो, ये उबड़ खाबड़ सा है, राइट। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल रेंजेस देखने मिलेंगे, बहुत सारी वैलीज हैं यहाँ पे, जैसे ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड ये ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, यू कैन सी हियर। सो इधर पे आप देख सकते हैं अरावली रेंज। ये जो अरावली रेंज है ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंजेस में से एक है, राइट। अब नीचे यहाँ देखिए ये विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। एंड इन्हीं रेंजेस में से दो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकल रही हैं, जो कि है नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। ये जो रिवर्स हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मतलब जो वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह फ्लो करती हैं एंड ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। नाउ आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू आर बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें हम सह्याद्रीज भी कहते हैं, इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट्स जो हैं हमारे वो ईस्ट तरफ डेक्कन प्लेट्यू को बाउंड्री बनाते हैं। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये बहुत ही कंटिन्यूस रेंजेस है, ये देखो ये कंटिन्यूस है ना, ये ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहे, बट जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े में है, तो ये एकदम कंटिन्यूस नहीं है। सो द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। नाउ जो हमारे ये जो प्लेट्यूज हैं ये बहुत सारे मिनरल्स में काफ़ी रिच हैं, जैसे कि कोल एंड आयरन हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नाउ वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में एंड ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में क्या मिलते हैं हमें, कोस्टल एरियाज मिलते हैं, कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। तो कोस्टल एरिया क्या होता है, जो कि समुद्र के तट पर जो प्लेन्स होते हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आपको ये मिलेंगे कोस्टल एरियाज एंड ईस्टर्न घाट के ईस्ट में मिलेंगे ये कोस्टल प्लेन्स, राइट। जो वेस्टर्न घाट वाले जो कोस्टल एरियाज हैं ये थोड़े से नैरो हैं, ये थोड़े पतले हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बट जो ईस्टर्न घाट वाले कोस्टल एरियाज हैं ये काफ़ी ब्रॉड हैं, ये बड़े हैं थोड़े, ठीक है, ये बड़े हैं वेस्टर्न घाट वाले कोस्टल एरियाज से। अब इस वाले एरिया में आपको काफ़ी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दिखेंगे, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही हैं एंड अल्टीमेटली ये क्या हो रही है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक पोएम दी हुई है जो कि एक 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट अपर्णा सिन्हा ने लिखी हुई है। तो अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो जो कि एक सुनामी के बारे में बताती है, जो कि सुमत्रा रीजन में आई थी, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि जब एक सुनामी आती है तो लोगों के साथ क्या क्या होता है, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आप ये पोएम पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी है। एंड ये एक ड्राइंग है जो कि 4th स्टैंडर्ड के वेदनाथ सोएन ने बनाई है। तो ये भी एक सुनामी के सिचुएशन को शो कर रही है कि जब एक सुनामी आती है तो कैसा माहौल होता है, क्या होता है। तो इन ड्राइंग्स एंड इस पोएम से आप आइडिया लगा सकते हो कि जब सुनामी आती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मेनलैंड के अलावा दो आइलैंड्स हैं जो कि इंडिया के पार्ट हैं, वो है लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो आइलैंड्स है ये इंडिया का ही पार्ट है एंड ये इंडिया के मेनलैंड से थोड़े अलग हैं। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये अरेबियन सी में लोकेटेड है एंड ये कोराल आइलैंड्स हैं। अब कोराल आइलैंड क्या होता है, देखो एक मेराइन एनिमल है जिसको कि हम पॉलिप्स कहते हैं, तो उसके स्केलेटन को हम क्या कहते हैं, कोराल्स, राइट। पॉलिप्स के जो स्केलेटन होते हैं उनको कोराल कहते हैं। तो समुद्र में क्या होता है कि जब ये लोग मर जाते हैं उनके स्केलेटन जो है वो रह जाते हैं, राइट। और क्या होता है कि जो दूसरे पॉलिप्स होते हैं वो इन्हीं के स्केलेटन पे आके ग्रो होने लगते हैं, जिसकी वजह से जब वो मरते हैं फिर से उनका स्केलेटन उन पे रह जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हार्ड स्केलेटन जो है वो और बढ़ते जाते हैं और इस तरह क्या होता है, वो एक हार्ड लैंड टाइप ऑफ बना लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं अल्टीमेटली, कोराल आइलैंड्स, राइट। तो इस तरह हमारे कोराल आइलैंड्स बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, जो पॉलिप्स मैराइन एनिमल है जो कि, तो उसके स्केलेटन को हम कोराल कहते हैं और उनके स्केलेटन जो है वो जमते जाते हैं एक के ऊपर एक और उस वजह से कोराल आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसा ही कोराल आइलैंड हमारा एक लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में आपको मिलता है। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये हमारे इंडियन मेन लैंड के साउथ ईस्ट रीजन में लाई करते हैं एंड ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं, राइट। So here in the Bay of Bengal you can see these are Andaman and Nicobar Islands and in Arabian Sea Lakshadweep Islands. So now they are talking about a tsunami which
occur in 2004. So they are asking which group of islands were affected by this tsunami. So Andaman and Nicobar Islands were affected a lot by this tsunami. अब आप क्या करो, आप अपने पेरेंट्स से और अपने नेबर्स से, फ्रेंड्स से न्यूज़पेपर में पढ़ो, ठीक है, और इस सुनामी के बारे में और ज़्यादा जानो कि जब ये सुनामी आई थी तब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे लोगों को, क्या क्या हुआ था, राइट, ताकि आप और ज़्यादा अवेयर रह पाओ एंड कभी आपको भी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़े तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आप रेडी हो, राइट। सो अभी सुनामी वर्ड जो है ये हमने बहुत बार यूज़ कर लिया। अभी सुनामी होती क्या है ना। तो जब हमारे सी फ्लोर पर, जैसे ये हमारी समुद्र है, राइट, तो उसका ये फ्लोर होगा ना नीचे, कहीं ना कहीं जाके तो जमीन होगी समुद्र के अंदर, तो जो सी फ्लोर होता है इसमें अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र की, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सुनामी। ये जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं सी फ्लोर पर अर्थक्वेक के कारण बनती हैं, इन्हें हम सुनामी कहते हैं। सो tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor, right? So this was the end of our chapter 7 of class 6th geography. Hope you all liked this video, and if you do, please give it a thumbs up and share this video as much as you can, and please don't forget to subscribe Internet Learning. So we will meet in next video.